के अमन मिशन के वजारत इजलास के हवाले से तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद हुआ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इख्तितामी सेशन में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत अमन मिशन के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के मौजू पर मुनक्किदा इजलास की मुश्तरका मेज़बानी पाकिस्तान और जापान ने की। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अमन दस्तों को दरपेश बढ़ते हुए चैलेंजेस और ख़तरात को उजागर किया। आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार भी लायक तहसीन है, उनकी जानिब जबकि साथ ही साथ अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन को इस काबिल बनाए कि वो अमन मिशन पर मामूर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए पेचीदा ख़तरात से निपटने के लिए मज़ीद मौसर सके। पाकिस्तान एक ऐसा खिता चाहता है जहां अमन कायम हो, जहां तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी जनूबी मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। सलामती काउंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल मसला जम्मू कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदाद और कश्मीरी आवाम की उमंगों के मुताबिक पुरअमन हल के लिए अपना किरदार अदा करें। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक साजिद। इस इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वजारती इजलास के हवाले से तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक सेशन हुआ, जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इस मौका पर उन्होंने खिताब करते हुए आलमी अमल की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार को सराहते हुए अमन दस्तों को दरपेश बढ़ते हुए चैलेंजेस और खतरात को उजागर किया और अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया कि वो अमन मिशन को इस काबिल बनाए कि वो अमन मिशन पर मामूर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाते हुए पेचीदा खतरात से निपटने के लिए मज़ीद मौसर हो सके। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा खिता चाहता है जहां अमन कायम हो, तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी जनूबी मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बायस बने। सलामती काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मसला जम्मू कश्मीर को सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक पुरअमन हल करने का भी उन्होंने मुतालबा किया और इससे कबल सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन ने भी कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करते हुए आलमी अमन के काबिल कदर किरदार जो था अफवाज पाकिस्तान का और पाकिस्तान का, उसको उन्होंने जो है सराहा। जबकि वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास गौली ने भी इस हवाले से जो है वो खिताब किया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद है और हमें इस इजलास का अहवाल बता रहे थे। तो आजकल ECL की खबरें गर्दिश में है और इसी पर एक समाअत है। परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में शामिल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच 5 सितंबर को ये केस सुनेगा। जी हाँ, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी इस बेंच में शामिल होंगे। परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में शामिल करने की दरख्वास्त पर समाअत होगी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच 5 सितंबर को ये केस सुनेगा। इस बेंच में जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल भी शामिल होंगे। 3 रुकनी ये बेंच है जो इस केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में ये बेंच 5 सितंबर को इस केस की समाअत करेगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमें ज्वाइन के नुमाइंदा PNN शबीहा नकवी ने। जी शबीहा, अपडेट कीजिएगा हमें। जी बिल्कुल, साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में शामिल करने के मुकदमा जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गया है। चीफ जस्टिस उमर बंदियाल ने मुकदमे की समाअत के लिए बेंच जो है वो तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस बंदियाल, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस जमाल मंदोखेल 5 सितंबर को जो है केस की समाअत करेंगे। एडवोकेट तौसीफ आसिफ ने जो 3 नवंबर इमरजेंसी की बुनियाद पर परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में शामिल करने की दरख्वास्त दी थी और एडवोकेट तौसीफ आसिफ ने ही 2014 में सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त जो थी वो दायर की थी, जिसकी जब समाअत है वो 5 सितंबर को होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शबीहा। आगे बढ़ते हैं, कुछ मईशत की बात करते हैं। तो इस हवाले से खतरे की घंटियां बजाई जा रही हैं। वजारत खजाना ने भी माली खतरात की घंटी बजाई। कर्जों को माली खतरा है। मैक्रो इकोनॉमी के मुख्तलिफ अवामिल से माली सूरत हाल भी कमजोर करार दी गई है। जबकि साथ ही साथ वजारत खजाना ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि गुज़िश्ता साल के सैलाब ने GDP 2.2% गिरा दी है। तो एक ये खतरे की घंटी है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत के कर्जों को माली खतरा करार दे दिया। मैक्रो इकोनॉमिक के मुख्तलिफ अवामिल से माली सूरत हाल भी कमजोर करार दे दी गई है। वजारत खजाना ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि गुज़िश्ता साल के सैलाब ने GDP 2.2% गिरा दी है। तो मामलात किस तरफ जा
جا رہے ہیں، یہ تو ہمیں اس وقت نظر آ ہی رہا ہے۔ وفاقی حکومت کے قرضوں کو مالی خطرہ قرار دے دیا۔ میکرو اکنامی کے مختلف عوامل سے مالی صورتحال بھی کمزور قرار دے دی گئی ہے۔ وزارت خزانہ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ گزشتہ سال کے سیلاب نے جی ڈی پی 2.2% گرا دی ہے۔ تو وزارت خزانہ نے مالی خطرات کی گھنٹی بجا دی ہے، وفاقی حکومت کے قرضوں کو مالی خطرہ قرار دے دیا ہے۔ میکرو اکنامی کے مختلف عوامل سے مالی صورتحال بھی کمزور کر دی گئی ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں کہ چیف الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں سے مشاورت اور ان کی فیڈ بیک کو مد نظر رکھ کر آج اہم اجلاس طلب کیا۔ الیکشن کمیشن حلقہ بندی کے دورانی کو مزید کم کرنے کے بعد انتخابی شیڈول کا اعلان کرے گا۔ الیکشن کمیشن حکام سے جی ڈی اے کے وفد کی ملاقات ہوئی، جبکہ انتخابات سے متعلق امور پر مشاورت کی۔ جی ہاں، کہا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے کہ سیاسی جماعتوں سے مشاورت اور ان کے فیڈ بیک کو مد نظر رکھ کر اہم اجلاس طلب کیا گیا۔ الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کے دورانیے کو مزید کم کرنے کے بعد انتخابی شیڈول کا اعلان کرے گا۔ مزید کیا بات چیت ہوئی ہے، کن امور پر غور کیا گیا اس اجلاس میں، ہمیں جوائن کے نمائندہ پنن شبیہہ نقوی نے، ان سے جانتے ہیں۔ جی شبیہہ، اس اجلاس کے اندرونی کہانی ذرا ہمارے ناظرین سے شیئر کیجیے گا۔ جی بالکل، حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو ہے الیکشن کمیشن میں آج ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا تھا جو چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت ہوا، اور اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ جتنی بھی یہاں پہ سیاسی جماعتیں آئی ان سب کا یہی کہنا تھا کہ حلقہ بندیوں کا جو وقت ہے اس کو کم کیا جائے اور الیکشن جو ہے جلد از جلد ان کا انعقاد کروایا جائے۔ تو ابھی جو الیکشن کمیشن نے جو پہلے 14 دسمبر تک حلقہ بندیاں مکمل کرنے کی تاریخ دی تھی اس کو کم کر دیا گیا ہے۔ اب جو تاریخ اناؤنس کی گئی ہے حلقہ بندیوں کی حتمی جو اشاعت کی ہے وہ 30 نومبر 2023 کو ہوگی، اور الیکشن کمیشن کا بھی یہ کہنا ہے کہ حلقہ بندیوں کی دورانی کو کم کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے الیکشن کا انعقاد ہو، اور اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے جلد ہی جو ہے الیکشن شیڈول کا بھی اعلان جو ہے وہ کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے شبیہہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ چیف الیکشن کمیشن کی زیر صدارت حلقہ بندیوں کے بارے میں یہ اجلاس ہے۔ حلقہ بندیاں کرنے کا دورانیہ کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حلقہ بندی کی حتمی اشاعت 30 نومبر 2023 کو ہوگی۔ حلقہ بندی کے دورانیے کو کم کرنے کا مقصد جتنا جلدی ممکن ہو سکے الیکشن کا انعقاد ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ آج چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت یہ اجلاس ہوا ہے اور اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ حلقہ بندی کی حتمی اشاعت 30 نومبر 2023 کو ہوگی۔ ایک بار پھر پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے بارے میں بات کریں تو پیٹرول کی مسلسل بڑھتی ہوئی قیمتوں نے شہریوں کی چیخیں نکلواتی ہیں۔ پیٹرول کی قیمت 14 روپے 91 پیسے فی لیٹر اضافے سے 305 روپے 36 پیسے ہو گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی ماریہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں پہلے ہی احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ پورے ملک میں بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا، یعنی عوام پہلے ہی مہنگائی سے بہت زیادہ پریشان تھی اور اب الٹا عوام کو ریلیف دینے کے بجائے عوام پر ایک اور پیٹرول بم گرا دیا گیا جس نے عوام کی چیخیں نکلوا دی ہیں۔ شہری کہتے ہیں کہ بجلی کے بلز نے پہلے ہی پریشان کر رکھا تھا، اب پیٹرول مہنگا ہونے سے جینا مزید دو بھر ہو گیا۔ مزید کیا کہتے ہیں شہری، یہ ہم حیدر خیال سے جانتے ہیں۔ تیل نے عوام کا تیل نکال دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 91 پیسے فی لیٹر مزید اضافہ، نئی قیمت 305 روپے 36 پیسے مقرر کر دی گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات میں ہونے والے مسلسل اضافے سے شہریوں کے اوسان خطا ہو گئے، عوام حکومت کے خلاف پھٹ پڑے۔ جلدی پہ تیل کا کام کیا انہوں نے کہ بجلی کی قیمت کو بڑھایا اور اس کے ساتھ انہوں نے پیٹرول کی قیمت کو بھی بڑھا دیا۔ عوام تو بالکل بھوکی مار رہی ہے۔ عوام یقین کریں ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ خودکشیاں کر لیں۔ پیٹرول بہت مہنگا ہو گیا اور گورنمنٹ کو شرم ذرا بھی نہیں آ رہی، بجلی کے بل اتنے زیادہ اور پیٹرول اتنا مہنگا، غریب بندہ کیا کرے گا بتائیں مجھے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ پہلے ہی بجلی کے بلوں سے پریشان ہیں، اوپر سے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے۔ اب تو بچوں کو کھانا کھلانا اور پڑھانا مشکل تر ہو گیا ہے۔ بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کریں یا سکولز کی فیسیں دیں۔ بہت زیادہ پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، غریب عوام کا جینا حرام کر دیا اس حکومت نے۔ اس حکومت کو اپنے پلے سے کبھی پیٹرول ڈالنی پڑے تو پتہ لگے غریب عوام کے اوپر کیا نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ گیس ہے۔ بہت مہنگا ہو گیا، ہماری پہنچ سے بھی بہت باہر ہو گیا۔ یہ تو غریبوں کا خون پسینہ نچوڑنے کی بات ہو گئی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے ضروریات زندگی کے نرخ بھی آسمان پر پہنچ جائیں گے، ملک میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ عوام کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت کو کم کیا جائے، نہیں تو اب جینا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیمرامین ارسلان حیدر کے ساتھ حیدر کھرل، PNN لاہور۔
पेट्रोल और बिजली के आए रोज बढ़ते निर्खों ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। महंगाई की शदीद लहर की वजह से योमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों की जिंदगी मुश्किल तर होती जा रही है। फैसलाबाद से अजमल मलिक मजीद बताएंगे। फैसलाबाद से शाहकोट की आवाजें लगाने वाला ये 45 साल एजाज है। एजाज 3 बच्चों का बाप है और किराए के घर में रहता है। वो तनख्वाहदार नहीं बल्कि उन लोगों में शामिल है जो रोजाना कमा कर खाते हैं। एजाज की यौमिया उजरत 800 रुपए है। इतनी कम आमदन में उसके लिए रोजमर्रा जिंदगी की जरूरियात पूरी करना नामुमकिन है, लेकिन वो मुसलसल मेहनत करता है। इतनी महंगाई होगी आप सोच ही नहीं सकते, तो बहुत बस तंग हो रहे हैं जी। ये 4 दिन के बाद ये गाड़ी जा रही है, 2000 मुझे मिलेगा तो बताएं, मैं 500 दिहाड़ी कमा रहा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, मेरे पास PSP लाइसेंस भी है अल्हम्दुलिल्लाह जी। एजाज के साथ साथ बहुत से लोग महंगाई की मौजूदा लहर से परेशान हैं। बिजली के नर्ख भी काबू में नहीं आ रहे और पेट्रोल की कीमतें भी आए रोज बढ़ती जा रही हैं। गाड़ियों के किरायों में रोजाना इजाफा होता है, जिसकी वजह से मुसाफिर भी परेशान हैं। पेट्रोल इतना महंगा हो गया वा 305 रुपए 36 पैसे, डीजल 318 रुपए कुछ पैसे हो गया। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ? ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਵਾਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਮੁਲਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ, ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੰਦਾ ਆ ਗਿਆ। 2-2 3-3 ਘੰਟੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਵਾਰੀ ਆਂਦੀ नहीं बिल्कुल, तो बहुत असी परेशान हाँ। एजाज मौजूदा हालात से मायूस तो है, लेकिन उससे उम्मीद है कि हालात अच्छे हो जाएंगे। वो रोजाना इस उम्मीद पर मेहनत करता है कि वो मुश्किलात पर काबू पा लेगा। कैमरामैन मोहम्मद जाहिद के साथ अजमल मलिक, PNN फैसलाबाद। अहम खबर आपको दें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हल्का बंदियों के बारे में इजलास हुआ। हल्का बंदियाँ करने का दौरानिया कम करने का फैसला। हल्का बंदी की हतमी अशात 30 नवंबर 2023 को होगी। हल्का बंदी के दौरानिए को कम करने का मकसद जितना जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन का इनकाद है। आपको इस हवाले से ही अपडेट कर रहे हैं। जी हाँ, ये आज इजलास हुआ है जिसमें ये फैसला किया गया है कि हल्का बंदी की हतमी अशात 30 नवंबर 2023 को होगी। हल्का बंदी के दौरानी को कम करने का मकसद जितना जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन का इनकाद है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत हल्का बंदियों के बारे में ये इजलास हुआ है। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और सीनियर अफसरान ने इस इजलास में शिरकत की। इस इजलास का और इस फैसले के हवाले से मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा से। गुलाम मुर्तज़ा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, ये एक अहम इजलास हुआ है और चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी होने वाले इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि बहुत जल्द जो आम इंतखाबात हैं उनका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। और ये शेड्यूल जो है वो आने वाले चंद रोज़ में जारी होगा। मे बी इसी वीक में जो कमिंग हफ्ता है, इसी हफ्ते के अंदर शेड्यूल आ जाएगा। और इसीलिए हल्का बंदियाँ जो हैं उनको मुख्तसर किया गया है और 30 नवंबर को हतमी फहरिस्तें जो हैं वो फाइनल जो है वो लग जाएंगी तमाम हल्का बंदियों की। और 30 नवंबर से 1 दिसंबर या 2 दिसंबर से ऑनवर्ड जो है वो 54 दिन का शेड्यूल जारी किया जाएगा। जो शेड्यूल जारी होगा उसमें इंतखाबात के हवाले से कागजात नामजदगी, दरख्वास्त लेना देना और कागजात नामजदगी के बाद उनकी तस्दीक का मरला होगा और उसके बाद जो है इंतखाबात। लेकिन डेट जो है, शेड्यूल जो है वो नेक्स्ट वीक के अंदर इम्कान है कि वो आ जाएगा। और अगले हफ्ते इंतखाबात के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट ये होने जा रही है। आज कुछ उसके हिस्स जो हैं वो दे दिए गए हैं और आने वाले दिनों में इसकी बाकायदा जो इसका शेड्यूल है और शेड्यूल जो जारी किया जा रहा है, हमारे ज़राए ने ये बताया है कि शेड्यूल 1 दिसंबर से जारी होगा। 30 नवंबर तक हल्का बंदियाँ होगी और पहला हफ्ता जो है दिसंबर का, उससे लेकर 54 दिन का शेड्यूल दिया जाएगा। वो अगर 4 तारीख से 4 दिसंबर से शेड्यूल दिया जाता है तो उससे आगे 54 दिन के बाद इलेक्शन होंगे, या 10 को दिया जाता है तो उससे आगे 54 दिन के अंदर होंगे। तो ये इंतखाबात अब नज़र आ रहे हैं कि ये फरवरी के दरमियान में या फरवरी के आखिरी हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में इंतखाबात होते हुए नज़र आ रहे हैं। जी ठीक है, फरवरी के आखिरी हफ्ते में आपको इंतखाबात आते हुए नज़र आ रहे हैं। तो गुलाम मुर्तज़ा, आप कह रहे हैं कि उससे पहले दिसंबर तक अगर शेड्यूल आ जाएगा तो उसके बाद वोटर लिस्टें जारी करने का मरहला आता है, उसमें भी तकरीबन कोई 2 माह का वक्त लगता है। तो ये 90 दिन के अंदर तो इलेक्शन नहीं होंगे ना, तो इसका मतलब है मामला फिर अदालत में भी जा सकता है। क्या देख रहे हैं? 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का जो मामला है, जब हल्का बंदियाँ हो जाए तो अदालत भी उनके पास भी तमाम ये कवानीन जो नई कानून साजी हुई है वो उनके पास मौजूद है। उसके मुताबिक ये है कि जब हल्का बंदियाँ हो जाती हैं
तो उसके बाद इंतखाबी शेड्यूल जो है वो जारी किया जाता है। जब मर्दमशुमारी हो जाए तो फिर हल्का बंदियाँ होना बहुत ज़रूरी होता है, और अब हल्का बंदियाँ एक असली तकाजा है। जो ही ये तमाम हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगी तो शेड्यूल जो है उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाएगा, लेकिन शेड्यूल जल्द जारी होगा और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी नेक्स्ट वीक जो है वो सबमिशन कर दी जाएगी शेड्यूल की कि ये हमारा शेड्यूल है और हल्का बंदियाँ जो है मुख्तसर की गई हैं, जल्द से जल्द उसको निपटाया जाएगा और उसके बाद जो इंतखाबात हैं वो करवा दिए जाएंगे। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो प्लान है वो मैंने आपको दिया है। ये फरवरी के वस्त में जो है, ये फरवरी के तीसरे हफ्ते में इंतखाबात करवाने के हवाले से शेड्यूल को हतमी शक्ल दी जा रही है। अच्छा गुलाम मुर्तज़ा, जिस तरह हल्का बंदियाँ करने का, दौरानिया कम करने का फैसला किया गया है, तो हम क्या ये समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि सियासी जो जमातें हैं उनका प्रेशर है या जो मुतालबा है वो काम कर गया है? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर इंतखाबी जमातों का भी है, लेकिन बड़ी इंतखाबी जो सियासी सरगर्मियाँ करने वाली जमातें हैं उनमें से ज़्यादातर ने ये कहा कि हल्का बंदियाँ करवाई जाएं, और एक दो जमातों ने ये कहा कि हल्का बंदियाँ बिल्कुल जो है वो ना करवाई जाएं, फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख लें, उनका ये मुतालबा था कि फौरी इंतखाबात करवाए जाएं। इसी तरह से ANP जो है उन्होंने कहा कि हल्का बंदियाँ को की जाएं, फिर इंतखाबात करवाए जाएं। JUIF जो है उन्होंने कहा हल्का बंदियाँ की जाएं। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज ने कहा हल्का बंदियाँ की जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हल्का ठीक बंदियाँ है, गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद साहब ने। कंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कंवर साहब, कहिएगा कि हल्का बंदियाँ कम करने का फैसला किया गया है, क्या देख रहे हैं आपके इलेक्शन अब हो जाएंगे जल्दी, ज़्यादा आगे तो नहीं जाएंगे? ये बहुत खुशायद कदम है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उन्होंने आज जो ये कहा है कि हम हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर रहे हैं और 14 दिसंबर से ये 23 नवंबर आ गए हैं, और मजीद अगर इन्होंने राउंड दी क्लॉक काम किया तो मुमकिन है ये 30 नवंबर से पहले ही हल्का बंदियों का जो है नोटिफिकेशन कर दें, और उसके साथ ही इंतखाबी फरिश्ते ही मुरतब हो रही है उसका भी ये नोटिफिकेशन कर देंगे। तो इन हालात में तो मुझे ये नजर आ रहा है कि अब इलेक्शन जो है वो जनवरी के दूसरे हफ्ते तक इम्कानात हैं। पहले हमारा ख्याल ही था कि फरवरी के पहले हफ्ते में करेंगे। जब उन्होंने अपना दौरानिया कम कर दिया है तो फिर इलेक्शन शेड्यूल के लिए चाहिए 50 दिन। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये नजर आ रहा है कि ये जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इंतखाबात का जो है वो इनेकाद कर देंगे। और जैसे एक बड़ा अच्छा कदम उठाया कि ये लोगों की खामोश, लोगों के मुतमईन करने के लिए इलेक्शन की तारीख जो है वो इलेक्शन कमीशन देने का मिजाज है। जब वो इलेक्शन की तारीख दे देंगे, बाकी शेड्यूल जो होता है स्टेप बाय स्टेप वो बाद में होता है, लेकिन इलेक्शन की तारीख देने के बाद ये होगा कि सारे जो अवाम हैं, जो क्यासराइयाँ हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी और पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तरफ जो है वो रवा दवा हो जाएगा। और ये जब रोड मैप जो दे रहा है इलेक्शन की पाकिस्तान, इससे हमारी सियासी पार्टियों को एक बड़ा अहम और पॉजिटिव किरदार है। तो उन्होंने भी ठीक है सर, अब इसके बाद जो दूसरा मरहला वो इलेक्शन की तारीख का है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।